नमस्कार, मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट, रीट, केबीएस, एमपी वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन करते समय आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जिससे सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। डिस्कस करेंगे, आपका देखिए लेकर आए हैं संस्कृत भाषा के लिए आपका पैडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्न हैं। डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृत शिक्षण से सफलताएं विधि नास्ति। संस्कृत शिक्षण के लिए कौन सी विधि या संस्कृत शिक्षण में सफलतापूर्वक अध्ययन में कौन सी विधि कार्य नहीं करती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, संस्कृत शिक्षण का सफलतापूर्वक प्रयोग करने में यह सफलतम विधि जो है वो आपका क्रिया विधि नहीं होगी। आया समझ में? क्रिया विधि को यहाँ पर सफलता या आपका सफलतम विधि नहीं माना जाता है संस्कृत में। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण अस्ति। व्याकरण जो है या भाषा व्याकरण जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? साधन है, साध्य है, साधन साध्य है या असाध्य है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। तो व्याकरण जो है आपका, व्याकरण को क्या माना है भाषा के अंतर्गत व्याकरण का प्रयोग, तो यह एक साधन के रूप में कार्य करता है। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, अ वाला। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा संसर्ग विधि अस्ति। भाषा संसर्ग विधि कौन सी है? नवीन विधि है, नवीनतम विधि है, प्राचीन विधि है या नवीन नवीनतम मंच विधि होगा? बताइएगा। भाषा संसर्ग विधि है या भाषा संसर्ग विधि, इनमें से कौन सी है? बताइएगा। जिसमें भाषा का प्रयोग हो, भाषा गद्य पद्य को मिलाकर बनती हो, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। भाषा संसर्ग विधि को आपका देखिए प्राचीनतम विधि माना जाता है। आया समझ में? प्राचीनतम विधि क्यों? क्योंकि यह आपका बहुत समय से कार्य कर रही है अध्ययन के क्षेत्र में, या अध्ययन के क्षेत्र में भाषा संसर्ग विधि को सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, आर्यनिकेषु बाहुल्यम अस्ति। पदस्य, गदस्य, गद्य पद्यो या एतेषु न कोपि। देखिए, आर्यनिकेषु बाहुल्यम अस्ति, जो आर्यनिकेषु बाहुल्यम अस्ति, पदस्य में, पद्य में इसका प्रयोग होगा, गद्य में या गद्य पद्य दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब होगा गद्य के अंतर्गत। गद्य देखिए जो हम पढ़ते हैं उसमें आपका भाषा का प्रयोग होता है, व्याकरण होता है और नवीन शब्दार्थ होते हैं। वह ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। कुल मिलाकर देखिए, भाषा को जो समझने की प्रवृत्ति है या भाषा को समझना आपका गद्य में महत्वता रखता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत गद्यस्य कवि नास्ति। संस्कृत गद्य के कवि इनमें से कौन नहीं है? दंडी, कालिदास, सुबंध या बाणभट्ट। तो संस्कृत गद्य के देखिएगा कवि नहीं है तो वो आपका कालिदास नहीं होंगे। आया समझ में? ब ऑप्शन आप यहां पर टिक करिएगा। संस्कृत गद्य को बढ़ावा देने में आपका कालिदास नहीं माने जाते हैं। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, कथन विधे अपर नाम अस्ति। कथन विधि का इनमें से और क्या नाम हो सकता है? बताइएगा। तो कथन विधि को देखिएगा आपका अनुवाद विधि के नाम से भी आपका जाना जाता है। आया समझ में? कथन विधि का और नाम क्या हो सकता है? तो अनुवाद विधि यहां पर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यास प्रणालय अपर नाम अस्ति। व्यास प्रणाली का और नाम क्या हो सकता है? गीत एवं नाट्य प्रणाली, तुलना प्रणाली, भाषा प्रणाली या समीक्षा प्रणाली? बताइएगा। तो देखिएगा, व्यास प्रणाली का आपका और नाम क्या है? तो वह आपका भाषा प्रणाली होगा। आया समझ में? स ऑप्शन यहां पर अपने को टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण से विधि नास्ति। नाटक शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि नहीं होगी?
दंडान्वय विधि है, आदर्श नाट्य विधि है, वाक्या विधि है या अभिनय विधि है। तो देखिए बात करें आपका नाटक शिक्षण के अंतर्गत जो दंडान्वय विधि है इसका प्रयोग नहीं होता है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, निदानम इति पदस्य अर्थम अस्ति। निदान का अर्थ क्या होता है? लक्षण होता है, निरोगम है, उदाहरणम है या व्याख्या है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है या निदान जो होता है, निदान माने आपका अर्थ क्या है, निदान का आपको बताना है। तो निदान का अर्थ होता है यहां पर संस्कृत के अंतर्गत लक्षणम। ऐसा समझ में? निदान करना, कुछ आपको लक्षण दिखाई देंगे तभी तो आप उनको निदान करेंगे। निदान मन होता है आपका समस्या का दिखाई देना। नेक्स्ट देखिएगा, एकस्मिन् अहनि सीमिता अवधौ पाठयितुः शिक्षण योजना अस्ति। इनमें से देखिएगा कौन एक योजना है जो सीमित अवधि के लिए शिक्षण या पाठ योजना के अंतर्गत आता है। इकाई योजना है, दैनिक योजना है, वार्षिक योजना है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सीमित अवधि के लिए पाठ शिक्षण योजना या पाठयितु जो हम पढ़ाने वाले हैं पाठ को, उसके लिए शिक्षा या शिक्षण योजना जो है वो इनमें से कौन होगा बताइएगा। तो सही जवाब देखिएगा यहां पर दैनिकी योजना। ये दैनिक पाठ योजना जो है कक्षा के अंदर टीचर जब पढ़ाने जाता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका टॉपिक हो, तो उससे पहले देखिएगा शिक्षक तैयारी करता है कि इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या आपको शब्दार्थ पढ़ाना है, क्या आपका नए शब्दार्थ बच्चों को बताना है, किस तरह से बताना है, कौन सी विधि का प्रयोग होगा। तो ये सब कुछ जो सीमित अवधि होती है उसमें पाठ योजना तैयार करना और उसको बच्चे के सामने उसको प्रस्तुत करना, ये दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत आता है। जो भी आपका स्कूल में पीरियड्स होते हैं उनके अंतर्गत जो शिक्षण करवाना है उसकी यहाँ पर कार्य योजना तैयार करना आपका जो पाठयितु शिक्षण योजना है सीमिता अवधो, या सीमित अवधि के लिए पाठ योजना तैयार करने के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, परोपकार इति पदस्य अर्थ स्पष्टीकर्तु कस्या विधि प्रयोगम भविष्यति। परोपकार के लिए देखिएगा आपका यहाँ पर ये परोपकार पद है, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। चित्रेण, चित्र बताएंगे बच्चों को, अर्थ देकर कथन या अर्थ कथनेन विधि होगी, संधि विच्छेद कर्तवा या विलोम शब्देन, बताइएगा। देखिएगा परोपकार करना या परोपकार से संबंधित आपका अर्थ स्पष्ट करना है कि परोपकार होता क्या है, उसके लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए परोपकार आपका अर्थ स्पष्ट करना है परोपकार का, तो कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे, तो यहां पर आपका संधि विच्छेद करेंगे। स ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक से क्रिया संबद्धम। शिक्षक की क्रियाओं में कौन शामिल होगा या कौन संबंधित है शिक्षक की क्रियाओं से। आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, संवेद वाचन है या मौन वाचन है, बताइएगा। शिक्षक इनमें से कौन सी गतिविधि या क्रिया पूर्ण करेगा। तो आदर्श वाचन जो है वो आपका शिक्षक की क्रियाओं से संबंधित है। आया समझ में? पहले जो भी पाठ है, नया पाठ है, कुछ भी, तो शिक्षक उसका आदर्श वाचन पहले करेगा। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुब्रीहि समास से सिद्ध शब्द की बहुति। देखिए बहुब्रीहि समास में आपका सिद्ध शब्द या प्रथम जो शब्द है वो आपका कौन होगा, विशेषण होगा, प्राय विशेषण है, विशेष्यम है या फिर प्राय विशेष्यम होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा बहुब्रीहि समास को सिद्ध करने में आपका प्राय विशेषणम ब ऑप्शन यहां पर सही होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, यत्र प्रथम पदम अव्ययम अपर च संज्ञा स्यात् स समास भवति। अब देखिएगा किसी शब्दांश में पहला जो प्रथम पद है वो आपका अव्यय और संज्ञा है, आपका कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व है, द्विगु है या
बहुब्रीहि होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा प्रथम पद आपका अवयव या संज्ञा अवयवी भाव समास होगा। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च सदृशा विभक्ति कस्मिन समासे भवति। आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपका समान दिखते हो या दोनों में आपका कोई अंतर नहीं है, कौन सा यहाँ पर सॉरी जो समास है वो होगा बताना है। पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों आपका समान दिखते हो, तो यहां पर सही जवाब होगा समानाधिकरणे तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वो आपका उत्तर पद और आपका पूर्व पद दोनों ही आपका समान दिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विशेषण विशेष्य चेत परस्पर समास भवति स कथ्यते। अब देखिएगा विशेषण और विशेष के आपका उपयोग में या विशेषण और विशेष से आपका कौन सा समास जो है वो बनता है। विशेषण भी आपका उपयोग में लाया जाएगा, विशेषण भी होगा वहां पर और विशेष का भी प्रयोग होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यह कर्मधारय समास होगा, जहां पर विशेषण और विशेष दोनों आपका परस्पर मिलकर समास का निर्माण करेंगे, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लघु सिद्धांतानुसार समास कतिधा। अब देखिए लघु सिद्धांतों के अनुसार समास के कितने आपका प्रकार हैं, ये कितने प्रकार के समास होंगे लघु सिद्धांतों के अनुसार, पंचधा, चतुर्धा, त्रिधा या द्विधा, बताइएगा। तो देखिए लघु सिद्धांतों की बात करें तो आपका यहां पर 5 प्रकार के या 5 प्रकार के समास होंगे, आए समझ में। पहला ऑप्शन आपका सही होगा पंचधा। नेक्स्ट देखिएगा, पठित इति पदे प्रकृति प्रत्योस्त। देखिए पठित जो है आपका पद में प्रत्यय क्या होगा, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर आपका पठ धन कत होगा, आया समझ में। पहला ऑप्शन अपना यहां पर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, भूतकाले प्रत्यय प्रयुज्यते। ल्यप होगा, कत्वा है, निष्ठा है, शानस्य। तो देखिए भूतकाल को जो रिप्रेजेंट करता है या भूतकाल आपका कौन होगा यहां पर, तो सही जवाब अपना यहां पर बनेगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या सही आंसर होने वाला है। तो भूतकाल आपका जो प्रत्यय यहां पर प्रयोग हुआ है वो आपका निष्ठा के लिए हो जाएगा, आया समझ में। स ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, केशारूपाणी सर्वेषु लिंगेषु वचनेषु विभक्तिषु च एक सदृश भवन्ति। अब देखिएगा इनमें से कौन से रूप में लिंग वचन विभक्ति सब आपका समान होंगे, संधि है, अवयव है, समास है या प्रत्यय हो, बताइएगा। तो बात करें आपका देखिएगा यहां पर अवयव है जिसमें आपका लिंग वचन विभक्ति सभी समान रहते हैं, यह सभी का आपका प्रयोग होता है, आया समझ में। यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना अवयव। अवयव कौन होगा, अवयव रूप लिंग वचन विभक्ति सभी आपका प्रयोग में लाए जाए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, इत्यादि इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। अब देखिए इत्यादि जो पद दिया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। तो देखिएगा इत्यादि के लिए संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो सही आंसर इति धन आदि। ये हिंदी में भी आता है, देखिए पूछने में, इति धन आदि बनेगा। स ऑप्शन यदि आप चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपेंद्र इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उपेंद्र में आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है उपधन इंद्र। उपधन इंद्र आपका उपेंद्र के लिए जाएंगे, आया समझ में। अधन ई गुण संधि। नेक्स्ट देखिएगा, देवधन ऋषि इति पदस्य संधि भविष्यते।
देवधन ऋषि की जो संधि विच्छेद यहां पर दिया है, क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, यहां पर स ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप देवर्षि के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रधन एजते इतिस्मिन् संधि भवति, पूर्वस्यम है, पर रूपम संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? बताइएगा। तो यहां पर सही जो आपका संधि विच्छेद बनेगा वो पर रूपम संधि होगा। आया समझ में? ब ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, पुरधन करोति इत्यत्र संधि रूपम अस्ति, बताइएगा। संधि विच्छेद दिया है, संधि रूप क्या बनेगा? तो सही जवाब है आपका पुरस्करोति। आया समझ में? क्या बनेगा? द ऑप्शन के लिए जाएंगे। और कौन सी संधि है ये कमेंट को करके आप जल्दी से बताइए, कौन सी संधि है यह? पुरधन करोति। चलिएगा, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगोपम इति पदे समास का तत्पुरुष है, कर्मधारय है, समास है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व समास है? तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा आपका पूरा धन करोति पुरस्कृत या पुरस्करोति में आपका विसर्ग होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन है आपका, अधिगोपम इति पदे समास का, जो अधिगोपम पद दिया है इसमें आपका कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल सही है, यहां पर सही आंसर आपका अधि अव्ययी भाव के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पद संबंधी विधि केन भवति, पद संबंधी विधि केन भवति, जिसमें पद संबंधित हो, क्रिया है, प्रतिपदी केन है, संधि है या समर्थन है? बताइएगा। तो पद संबंधी विधि आपका यहां पर समर्थन के लिए जाएंगे। ऐसा समझ में, पद संबंधी विधि आपका समर्थन के लिए जाएंगे। द ऑप्शन आप टिक करिएगा। पद संबंधी विधि का प्रयोग आपका संबंध या समर्थन में होता है, किसी शब्दार्थ वाक्य का समर्थन कर रहे हैं और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समाहारे चाय मिश्यते किम अस्ति, सूत्रम है, वार्तिकम है, वृत्ति है या व्याख्या है? बताइएगा। तो यहां पर समाहार चाय मिश्यते आपका क्या बनेगा? बताइएगा। तो यह आपका वार्तिकम है। ऐसे में ब ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। ये थे आपके टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपका पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। और संस्कृत भाषा आपने यदि सीटेट रीट वर्ग 3 के लिए चुनी है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।